अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीम यूनुस और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली डोज एपिसोड 7। जैसे कि इससे पहले की भी 6 एपिसोड जो हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसमें डिफरेंट 50-50 MCQs हर एपिसोड में मौजूद हैं, जो कि अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि 1 पेपर MCQs प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अलावा PPSC, FPSC, PMS और CSS की अगर प्रिपरेशन करें तो ये जो एपिसोड्स हैं आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली हैं, क्योंकि इसके अंदर जो 50 MCQs हैं वो करंट से रिलेटेड, जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं, और जो क्वेश्चन जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, एवरीडे साइंस हो गया, उसमें से वो प्रीवियस पास्ट पेपर्स जो हैं PMS, CSS, FPSC, PPSC के, उनसे भी लिए गए। तो बिना कोई टाइम ज़ाय किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस जो हैं वो मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हमारे पास 50 MCQs हैं, जिसके अंदर से 10 MCQs हैं हमारे पास करंट अफेयर्स के, 10 MCQs हमारे पास एवरीडे साइंस के हैं, 10 MCQs हमारे पास इस्लामियत के हैं, 10 MCQs पाक स्टडीज़ के हैं और 10 MCQs ये हमारे पास जनरल नॉलेज के हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो करंट अफेयर्स के सेक्शन से। तो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसके अंदर हमारे पास 10 MCQs हैं। तो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं हमारे पास। द क्वेश्चन है, द तोशा खाना द गिफ्ट डेपोजिटरी ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड इन, यानी कि जो तोशा खाना है जो कि गिफ्ट डेपोजिटरी है पाकिस्तान की, वो कब फॉर्म हुई। हमारे पास ऑप्शंस हैं 1973, 1974, 1975 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास 1974। तो आपने याद रखना है कि द तोशा खाना द गिफ्ट डेपोजिटरी ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड इन 1974। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अरशद शरीफ वाज द होस्ट ऑफ द पावर प्ले पॉलिटिकल शो ऑन। आपने बताना कि अरशद शरीफ जिनकी कि हाल ही में डेथ हुई है, वो कौन से न्यूज़ नेटवर्क के पावर प्ले पॉलिटिकल शो के जो होस्ट थे। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं जियो न्यूज़, ARY न्यूज़, दुनिया न्यूज़ या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास है ARY न्यूज़। सो अरशद शरीफ वाज द होस्ट ऑफ द पावर प्ले पॉलिटिकल शो ऑन ARY न्यूज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अरशद शरीफ वाज द होस्ट ऑफ द पॉलिटिकल शो ऑन ARY न्यूज़। आपने बताना है कि कौन से पॉलिटिकल शो थे, वो कैपिटल टॉक के थे या वो पावर प्ले के थे, रिपोर्ट कार्ड के थे या नन ऑफ दिस थे। तो आइए जानते हैं कि कौन से पॉलिटिकल शो के वो होस्ट थे। तो हमारे पास इसका आंसर है पावर प्ले। तो आपने याद रखना है कि अरशद शरीफ वाज द होस्ट ऑफ द पावर प्ले पॉलिटिकल शो ऑन ARY न्यूज़। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, जर्नलिस्ट अरशद शरीफ शूट डाइड इन केनिया ऑन, यानी कि जर्नलिस्ट जो अरशद शरीफ थे जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनकी जो शूट डेड हुई कीनिया के अंदर, वो कौन सी डेट को हुई, यानी कौन सी डेट को वो शहीद हुए। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 18 अक्टूबर 2022, 20 अक्टूबर 2022, 24 अक्टूबर 2022 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास 24 अक्टूबर 2022। तो आपने याद रखना है कि जर्नलिस्ट अरशद शरीफ शूट डेड इन कीनिया ऑन 24 अक्टूबर 2022। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन। आपने बताना है कि किसको पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं रिजवान अहमद, अब्दुल हफीज, रियल एडमिरल जवाद अहमद या सुहेल सियाल। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास रियर एडमिरल जवाद अहमद। सो रियर एडमिरल जवाद अहमद हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, FATF रिमूव्स पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि आपने बताना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव किया है, कितने साल बाद उन्होंने रिमूव किया। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि FATF की एब्रीवेशन क्या है, तो वो भी आपको पता नहीं चाहिए। तो FATF की एब्रीवेशन है फाइनेंशियल एक्शन ऑफ टास्क फोर्स। आपने बताना है कि पाकिस्तान को कितने साल बाद ग्रे लिस्ट से रिमूव किया गया है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 3 इयर्स, 4 इयर्स, 6 इयर्स या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 इयर्स। सो FATF रिमूव्स पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट आफ्टर हाउ मेनी इयर्स। सो आफ्टर 4 इयर्स FATF रिमूव्स द पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, FATF हैज रिमूव पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट आफ्टर 4 इयर्स ऑन। अब इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि इस जो FATF है उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव किया आफ्टर 4 इयर्स। तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी डेट को उन्होंने ग्रे लिस्ट से उसको रिमूव किया। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 20 अक्टूबर 2022, 21 अक्टूबर 2022 या 23 अक्टूबर 2022 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास स्टूडेंट्स 21 अक्टूबर 2022। तो आपने याद रखना है कि FATF हैज रिमूव पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट आफ्टर 4 इयर्स ऑन 21 अक्टूबर 2022। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डिस्क्वालीफाइड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन 21 अक्टूबर इन विच केस। आपने बताना है कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिस्क्वालीफाई किया गया 21 अक्टूबर 2022 को, लेकिन आपने केस का बताना है कि किस केस पे बिहाफ पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो हमारे पास ऑप्शन हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फॉरेन फंडिंग केस, तोशाखाना रेफरेंस या हॉर्स ट्रेडिंग। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास तोशाखाना रेफरेंस। सो द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान disqualified by the Election Commission of Pakistan on 21 October 2022 in Toshakhana reference case। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द FATF has recently removed Pakistan because it has addressed how many action items in total। तो FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया किस बिहाफ पे कि कितने एड्रेस किए गए, कितनी एक्शन आइटम जो है वो टोटल में उन्होंने एड्रेस की। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 32, 33, 34 या 35। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास 34। तो आपने याद रखना है कि द FATF हैज रिसेंटली रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम द ग्रे लिस्ट बिकॉज इट हैज एड्रेस्ड 34 एक्शन आइटम्स इन टोटल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है एक्स प्राइम मिनिस्टर एंड PTI लीडर हुज नेम इज इमरान खान हैज बीन डिस्क्वालीफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब जो है इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आपने डेट बताना है कि किस डेट को किया गया। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं अक्टूबर 15, 2022, अक्टूबर 21, 2022, अक्टूबर 23, 2022 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर हमारे पास अक्टूबर 21, 2022। तो आपने याद रखना है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर एंड द PTI लीडर इमरान खान हैज बीन डिस्क्वालीफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन अक्टूबर 21, 2022। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास एवरीडे साइंस के, जिसके अंदर भी हमारे पास 10 MCQs हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन ऑफ एवरीडे साइंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है द लार्ज प्लेट्स ऑफ सोलर पैनल्स आर पेंटेड। आपने बताना है कि जो सोलर पैनल्स की लार्ज प्लेट्स होती हैं उसको किस चीज़ से पेंट किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं रेड, वाइट, येलो या ब्लैक। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट्स तो इसका आंसर हमारे पास ब्लैक। तो आपने याद रखना है कि द लार्ज प्लेट्स ऑफ सोलर पैनल्स आर पेंटेड ब्लैक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ 1 किलोवाट आवर अ 100 वाट बल्ब कंज्यूम्स 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने बताना है अगर आप फिजिक्स से आपका जो है अगर फिजिक्स आपके सब्जेक्ट्स में है तो आपको ये क्वेश्चन लास्ट में बताना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है। तो उस फार्मूला से आप कैलकुलेट करेंगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि अगर 100 वाट का बल्ब है तो वो 1 यूनिट के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 2 आवर्स, 5 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास 10 आवर्स। तो आपने याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ 1 किलोवाट पर आवर अ 100 वाट बल्ब कंज्यूम्स 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 10 आवर्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय द 2500 वाट एयर कंडीशन इन 1 आवर। अब आपने बताना है कि यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितने कंज्यूम होते हैं 2500 वाट के AC से 1 घंटे के अंदर। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 25 यूनिट्स, 2.25 यूनिट्स, 2.5 यूनिट्स या 0.25 यूनिट्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 2.5 यूनिट्स। तो आपने याद रखना है कि यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी consumed by the 2500 watt air conditioner in 1 hour are 2.5 units। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है इन द इलेक्ट्रिसिटी मीटर द डिजिट्स टू द एक्सट्रीम राइट इज। एक जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है उसके अंदर जो डिजिट होते हैं टू द एक्सट्रीम राइट वो कौन से होते हैं। तो हमारे पास आंसर है 1/5 ऑफ द यूनिट, 1/100 ऑफ द यूनिट, 1/10 ऑफ द यूनिट या 1/1000 ऑफ द यूनिट। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास 1/10 ऑफ द यूनिट। तो आपने याद रखना है कि इन द इलेक्ट्रिसिटी मीटर the digit to the extreme right is 1/10 of the unit। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है फॉर वाटर प्योरिफिकेशन वी यूज। वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, प्लांट्स या यंग मैन। तो ये जानते हैं कि फॉर वाटर प्योरिफिकेशन व्हाट वी विल यूज़। तो हमारे पास इसका आंसर है क्लोरीन। तो आपने याद रखना है कि फॉर वाटर प्योरिफिकेशन वी यूज़ क्लोरीन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है द ह्यूमन ब्लड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। तो आपके पास ऑप्शंस हैं 2 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स या 5 ग्रुप्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 4 ग्रुप्स। तो आपने याद रखना है कि द ह्यूमन ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है अ मैन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर एटलीस्ट। एक इंसान जो है वो फूड के अलावा जो है वो कितने अरसे तक वो सर्वाइव कर सकता है विदाउट फूड। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 4 मंथ। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हमारे पास 1 मंथ। सो अ मैन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर एटलीस्ट 1 मंथ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है द मसल्स, टिश्यूज एंड ब्लड्स आर ऑल मेड अप ऑफ।
आपने बताना है कि जो मसल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं या ब्लड होता है वो किस से बने हुए होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स। तो ये जानते हैं कि ये किस चीज़ से बने होते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है प्रोटीन्स। तो आपने याद रखना है द मसल टिश्यूज इन ब्लड ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिफ्ट एनर्जी ऑफ द अमाउंट। आपने बताना है कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वो कितनी एनर्जी देता है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 2K कैलोरीज, 4.1K कैलोरीज, 6.3K कैलोरीज या 8K कैलोरीज। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास 4.1K कैलोरीज। सो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव 4.1 किलो कैलोरीज ऑफ द एनर्जी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है व्हाट अमाउंट ऑफ फैट्स गिव एनर्जी ऑफ 9.3 कैलोरीज। तो अगर आपको ये थोड़े बहुत फार्मूलेस पता होंगे एनर्जी के, पावर के, तो आपको ये इजीली आप कैलकुलेट सकते हैं। सो अब इस क्वेश्चन में हम जानते हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ फैट्स गिव एनर्जी ऑफ 9.3 किलो कैलोरीज। तो हमारे पास ऑप्शन है 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम या 4.1 ग्राम। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास 1 ग्राम। तो आपने इधर से याद रखना है ये एक स्टैंडर्ड है कि 1 ग्राम ऑफ फैट गिव एनर्जी ऑफ 9.3 किलो कैलोरीज। ठीक है, और अगर 2 ग्राम होगा तो आप 9.3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर आपको मिल जाएगा। सो आपने रिमेंबर करना है कि 1 ग्राम जो है वो 9.3 किलो कैलोरीज देता है। तो इसी तरह अगर 10 ग्राम का पूछ लिया जाए तो वो 93 किलो कैलोरीज देगा, यानी कि आपने 9.3 को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास इस्लामियत का है और उसके अंदर भी हमारे पास 10 MCQs हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस्लामियत का सेक्शन। तो क्वेश्चन हमारे पास है हज़रत उमर वाज खलीफ फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो हमारे यानी कि हज़रत उमर जो है वो कितने साल के लिए खलीफा रहे। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 10 ईयर्स या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि हज़रत उमर वाज खलीफ फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो इसका आंसर है हमारे पास 10 ईयर्स। तो हज़रत उमर वाज खलीफ फॉर 10 ईयर्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है व्हाट इज द नेम ऑफ द 23rd पारा ऑफ होली कुरान। आपने बताने के जो 23वां पारा होली कुरान का उसका नाम क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं वमाली, फरमान अज़लम, इलाही उर्दू या हाईमीम। तो आइए जानते हैं कि 23rd पारा ऑफ होली कुरान है उसका नाम क्या है। तो हमारे पास इसका आंसर है वमाली। सो वमाली इज द नेम ऑफ द 23rd पारा ऑफ होली कुरान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है वेयर डज जन्नत हेवन लाइज। जन्नत जो है वो कहाँ है। तो हमारे पास ऑप्शन है अंडर फादर्स फीट, अंडर मदर्स फीट, अंडर टीचर्स फीट या नन ऑफ देम। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास अंडर मदर्स फीट। सो अंडर मदर्स फीट द जन्नत हेवन लाइज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है हु वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने बताना है कि सबसे जो बड़ी बेटी थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनका नाम क्या था। तो हमारे पास ऑप्शन हैं हज़रत बेबी उम्मे कुलसूम, हज़रत बेबी ज़ैनब, हज़रत बेबी फातिमा या हज़रत बेबी रुकैया। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास है हज़रत बेबी ज़ैनब। सो हज़रत बेबी ज़ैनब वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है हु वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने बताना है कि सबसे छोटी बेटी जो थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनका नाम क्या था। तो हमारे पास ऑप्शन हैं हज़रत बेबी उम्मे कुलसूम, हज़रत बेबी ज़ैनब, हज़रत बेबी फातिमा या हज़रत बेबी रुकैया। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास हज़रत बेबी फातिमा। तो आपने याद रखना है कि हज़रत बेबी फातिमा वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हज़रत बेबी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला वाज द डॉटर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड आपने बताना है कि हज़रत बेबी उम्मे कुलसूम जो है वो हज़रत पाक सल्लम और किन की जो थी वो बेटी थी। तो हमारे पास ऑप्शन हैं ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, रेहाना बिनते ज़ैद, खदीजा बिनते खवालिद या मारियल कुब्तिया। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास खदीजा बिनते खवालिद। तो आपने याद रखना है कि हज़रत बेबी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाज द डॉटर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड खदीजा बिनते खवालिद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाज द डॉटर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड। तो आपने बताना है कि हज़रत ज़ैनब जो है वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किन की जो थी डॉटर थी। तो हमारे पास ऑप्शन हैं आयशा बिनते अबू बकर, रेहाना बिनते ज़ैद, खदीजा बिनते खालिद या मारिया अल किब्तिया। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास खदीजा बिनते खालिद। तो हज़रत बीबी ज़ैनब भी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड खदीजा बिनते खालिद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है हज़रत बीबी फातिमा वाज द डॉटर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड। अब आपने इस क्वेश्चन में बताना है कि हज़रत बीबी फातिमा जो है वो किन की डॉटर थी। तो हमारे पास ऑप्शन है ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, रेहाना बिनते ज़ैद, खदीजा बिनते खालिद या मारिया अल किब्तिया। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास खदीजा बिनते खालिद। तो हज़रत बीबी फातिमा भी जो हैं वो भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा बिनते खालिद की डॉटर थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो स्टैंडिंग स्टेट ड्यूरिंग है रुकू। तो हमारे पास ऑप्शन है कौमा, जलसा, कयाम या कदा। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास कौमा। तो कौमा इज स्टैंडिंग स्टेट ड्यूरिंग रुकू। कौमा कहते हैं कि जब हम रुकू के अंदर स्ट्रेट स्टैंड करते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं कौमा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, विच टू प्रेयर्स ऑफर टुगेदर एट मुज़दलिफा ऑन द 9th ज़िलहज। 9 ज़िलहज को मुज़दलिफा के अंदर कौन सी जो 2 प्रेयर्स हैं वो इकट्ठी जो है अदा की जाती हैं। तो हमारे पास ऑप्शन हैं फजर, ज़ोहर, मगरिब, ईशा, ईशा फजर या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हमारे पास मगरिब, ईशा। तो आपने याद रखना है कि मगरिब, ईशा आर द 2 प्रेयर्स which are offered together at मुज़दलिफा on the 9th of ज़िलहज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास पाक स्टडीज़ का है, जिसके अंदर हमारे पास 10 MCQs है। तो ये देखते हैं कि पाक स्टडीज़ के हमारे पास कौन से MCQs हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सर सैयद अहमद खान सेट अप अ साइंटिफिक सोसाइटी विच ट्रांसलेटेड द मॉडर्न वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू विच लैंग्वेज। सर सैयद अहमद खान ने एक साइंटिफिक सोसाइटी को सेटअप किया जो कि मॉडर्न वर्क को इंग्लिश से कौन सी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करती थी। तो हमारे पास ऑप्शन हैं अरबिक, उर्दू, फारसी या बंगाली। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है हमारे पास उर्दू। तो आपने याद रखना है कि सर सैयद अहमद खान सेट अप अ साइंटिफिक सोसाइटी which translated the modern work from English to Urdu। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, which is the hottest place in Pakistan with highest record temperature 126 Fahrenheit। आपने बताना है कि कौन सी हॉटेस्ट प्लेस है पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड हुआ है और वो भी 126 फ़ारेनहाइट का। तो हमारे पास ऑप्शन हैं चागी, जैकबाबाद, रोरी या सिब्बी। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है हमारे पास जैकबाबाद। तो आपने याद रखना है कि जैकबाबाद इज द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान विद द हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर ऑफ 126 फ़ारेनहाइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक जिना इंडिया पार्टीशन। आपने बताना है कि जिना इंडिया पार्टीशन की बुक का ऑथर कौन है। तो हमारे पास ऑप्शन है इम्तियाज गुल, जसवंत सिंह, तारिक अली या JW चौधरी। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है हमारे पास जसवंत सिंह। तो आपने याद रखना है कि जसवंत सिंह वाज द ऑथर ऑफ द बुक जिना इंडिया पार्टीशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who was the first ruler of सोमरा डायनेस्टी फ्रॉम 1011 to 1026। तो आपने बताना है कि कौन से रूलर थे सोमरा डायनेस्टी के। तो हमारे पास ऑप्शन हैं हमीद, दोदो, चेनिसर या अल खफीफ। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है हमारे पास अल खफीफ। तो आपने याद रखना है कि अल खफीफ वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ सोमरा डायनेस्टी 1011 to 1026। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस देयर वर 9 रेलवे सिस्टम्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, हाउ मेनी वर इन पाकिस्तान आउट ऑफ 9। आपने बताना है कि इंडिपेंडेंस के दौरान 9 रेलवे सिस्टम थे जो कि इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहे थे। आपने बताना है कि इसमें से पाकिस्तान के कितने थे। हमारे पास ऑप्शन हैं 5, 4, 2, 3। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है हमारे पास 2। So at the time of independence there were 9 railway stations operating in India and how many were in Pakistan out of 9? So 2 were Pakistan out of 9। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर कंपनी वाज द फर्स्ट टू ऑपरेट इन पाकिस्तान। आपने बताना कि कौन सी एयर कंपनी जो है वो सबसे पहले जो है वो ऑपरेट हुई पाकिस्तान के अंदर। तो वी हैव 4 ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शन है पाकिस्तान एयरवेज, ओरिएंट एयरवेज, क्रिसेंट एयरवेज या PIA। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास ओरिएंट एयरवेज। तो आपने याद रखना है कि ओरिएंट एयरवेज वाज द फर्स्ट टू ऑपरेट इन पाकिस्तान। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस लाइसेंस वाज कैंसिल्ड ड्यू टू एन एयर क्रैश इन 1949। आपने बताना है कि कौन सी एयरलाइन का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया था एक एयर क्रैश होने की वजह से जो कि 1949 के अंदर हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन हैं ओरिएंट एयरवेज, पाकिस्तान एयरवेज, क्रिसेंट एयरवेज या स्टेर एयर एविएशन। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है हमारे पास पाकिस्तान एयरवेज। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान एयरवेज लाइसेंस वाज कैंसिल्ड ड्यू टू एन एयर क्रैश इन 1949। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, इन विच ईयर PIA वाज एस्टैब्लिश। आपने बताना है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई। हमारे पास ऑप्शन है 1957, 1956, 1955 या 1964। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है हमारे पास 1955। तो 1955 के अंदर PIA जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन पाकिस्तानी इशूड इट्स फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प। आपने बताना है कि कब पाकिस्तान ने अपने फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प को इशू किया था। तो हमारे पास ऑप्शन है 5 जुलाई 1948, 6 जुलाई 1948, 7 जुलाई 1948 या 9 जुलाई 1948। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 9 जुलाई 1948। तो 9 जुलाई 1948 के अंदर पाकिस्तान ने अपनी फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प को
इशू किया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, फ्रॉम 1947 टू 1974 पाकिस्तान रेलवे वाज नोन एज। 1947 से लेके 1974 तक पाकिस्तान रेलवे जो है उसको क्या कहा जाता था? तो हमारे पास ऑप्शन है पाकिस्तान ईस्टर्न रेलवेज, पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवेज, पाकिस्तान नॉर्थर्न रेलवेज या पाकिस्तानी साउथर्न रेलवेज। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर हमारे पास, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हमारे पास पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवेज। सो फ्रॉम 1947 टू 1974 पाकिस्तान रेलवे वाज नोन एज पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवेज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास वो भी 10 MCQs का है, जो कि जनरल नॉलेज का है। तो ये जानते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन से MCQs हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द बुक पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड इज रिटन बाय। आपने बताना कि पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड की जो बुक है वो किसने लिखी है। तो हमारे पास ऑप्शन है माइकल शोस्टोव्स्की, मार्क टाइलेनो, बर्जिनिकी एंड फरीद जिक्रिया। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास फरीद जिक्रिया। सो द बुक पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड इज रिटन बाय फरीद जिक्रिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, द 5 स्टार मूवमेंट इज अ पॉलिटिकल पार्टी इन। आपने बताना है कि 5 स्टार मूवमेंट जो है वो कौन से मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो हमारे पास ऑप्शन है तुर्की, नॉर्वे, इटली, कनाडा। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास इटली। सो द 5 स्टार मूवमेंट इज अ पॉलिटिकल पार्टी इन इटली। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, गुआंटानामो बे इज लोकेटेड। आपने बताना है कि गुआंटानामो बे जो है वो कौन सी कंट्री के अंदर लोकेटेड है। तो हमारे पास ऑप्शन है यूएसए, तंजानिया, क्यूबा या मोजाम्बिक। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, कि गुआंटानामो बे जो है वो कहाँ लोकेटेड है। तो इसका आंसर है क्यूबा। तो आपने याद रखना है कि गुआंटानामो बे इज लोकेटेड इन क्यूबा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडिल ईस्ट इज। आपने बताना है कि मिडिल ईस्ट के स्विट्जरलैंड जो है वो किसको कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है जॉर्डन, ईरान, ताजिकिस्तान या लेबनान। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट, तो इसका आंसर है हमारे पास लेबनान। सो स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडिल ईस्ट इज लेबनान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया इज। इंडोनेशिया के अंदर जो बिगेस्ट आइलैंड है उसका क्या नाम है। तो हमारे पास ऑप्शन है सुलावेसी, जावा, सीरम या सुमात्रा। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास है सुमात्रा। तो आपने याद रखना है कि द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया इज सुमात्रा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, ट्यूरिन वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ विच कंट्री बिफोर हर करंट कैपिटल। तो करंट कैपिटल से पहले ट्यूरिन जो था वो किस कंट्री का कैपिटल था। हमारे पास ऑप्शन है इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या नेपाल। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास इटली। तो ट्यूरिन जो था वो इसका फर्स्ट कैपिटल था। अब जो इसका कैपिटल है इटली का वो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, लेकिन सबसे पहले जो कैपिटल था इटली का वो था ट्यूरिन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है, इन विच कंट्री इज द ग्रेट स्लेव लेक। आपने बताना है कि कौन सी कंट्री के अंदर ग्रेट स्लेव लेक है। तो हमारे पास ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका, इराक। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास कनाडा। तो कनाडा के अंदर जो है वो ग्रेट स्लेव लेक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, हाउ मेनी टोटल नंबर प्रोविंस इन अफगानिस्तान। आपने बताना है कि अफगानिस्तान के अंदर टोटल प्रोविंस कितने हैं। हमारे पास ऑप्शन है 28, 31, 34, 37। तो हमारे पास इसका आंसर है 34। तो आपने याद रखना है कि 34 आर द टोटल नंबर्स ऑफ प्रोविंसेस इन अफगानिस्तान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है, ग्लासगो इज द सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री। आपने बताना है कि ग्लासगो जो है वो कौन सी कंट्री का सी पोर्ट है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या ईरान। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, कि ग्लासगो जो है वो कौन सी कंट्री का सी पोर्ट है। तो हमारे पास इसका आंसर है इंग्लैंड। तो आपने याद रखना है कि ग्लासगो इज द सी पोर्ट ऑफ इंग्लैंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर आर हाउ मेनी रिंग्स इन द सिंबल लोगो ऑफ ओलंपिक गेम्स दैट रिप्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि जो ओलंपिक गेम्स का जो ओलंपिक का एक फ्लैग है उसके जो सिंबल है उसके लोगो में कि काफ़ी रिंग्स होते हैं। तो आपने बताना है कि वो कितने रिंग्स हैं जो कि वर्ल्ड के कितने कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन हैं 5, 6, 7, 8। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास 5। सो देयर आर 5 रिंग्स इन द सिंबल लोगो ऑफ द ओलंपिक गेम्स that represent the continents of the world। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल है। और अगर इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो ये आपको जो है मेमोराइज हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मेमोराइज हो जाएंगे। तो इस तरह की और भी जो है वीडियोस जो हैं वो आपको एक मेरी सेपरेट प्लेलिस्ट में, जो कि डेली डोज एपिसोड्स के नाम से है, उसमें आपको डिफरेंट एपिसोड्स मिल जाएंगी। ये 7th एपिसोड है, इससे पहले के भी 6 एपिसोड्स हैं। यानी कि अगर आप ये 7 एपिसोड्स इकट्ठे भी देखें तो आपके 350 MCQs जो हैं वो कवर होते हैं, जो कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप 350 MCQs जो है वो आपको गो थ्रू कर लोगे
तो ये आगे जाके आपको जो है आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही आपको फ़ायदा देने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।